नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम साइंस पेपर का इम्पोर्टेंट रिवीजन देख लेते हैं और ये प्रैक्टिस पेपर 1 है। तो आप इन पेपर्स को प्रैक्टिस पेपर 3 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो आप प्रैक्टिस पेपर अभी 1 कर रहे हो और जो जो क्वेश्चन आप साथ में पेंसिल और नोटबुक साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्नों के आंसर मैंने इसमें करवाए नहीं है, मैंने खाली पेज नंबर बता दिए हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। इसके लिए आप उसे नोट डाउन करके फिर पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हेन अ लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, लिक्विड जब सॉलिड में बदलता है तो लैटेंट हीट क्या होता है? रिलीज। उसके अंदर की गर्मी जो होती है, हीट जो होती है, वो बाहर आती है। नेक्स्ट, अब उल्टा हो जाएगा सॉलिड टू लिक्विड, तो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब। ABSORBED, एब्जॉर्ब्ड। आगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसको बोलेंगे विघटन अभिक्रिया। विघटन विघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट, डोबेनेट्राइड में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का आपको मास दिया 6.9 और पोटेशियम क्या दिया है 39.1। तो आपको सोडियम निकालना है। तो जैसे मैक्सिमम मिड पॉइंट फॉर्मूला करते हैं ना, सेम वैसे ही आजू बाजू का प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, यानी एवरेज निकालना है आपको। तो ठीक है, यहाँ पे एवरेज निकाल के आपको दिखाया गया है। आगे, कंसिडरिंग द फर्स्ट कोरिलेशन कंप्लीट द सेकेंड। हबल टेलीस्कोप ए 569 किलोमीटर पे, तो ऑर्बिट क्या होगा? लो अर्थ ऑर्बिट। हबल टेलीस्कोप और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दोनों का जो अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट आएगा। और जीपीएस का क्या आएगा? मीडियम अर्थ ऑर्बिट, MEO। ऑब्जर्व द फिगर एंड राइट एक्यूरेट कंक्लूजन रिगार्डिंग द फॉलोइंग। तो लाइट कहाँ जा रही है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले वीडियो में बताया था कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो लंब, यानी जो नॉर्मल है उसकी तरफ क्या होगी? बेंड होगी। उसकी तरफ क्या होगी? बेंड होगी। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप फिल इन द ब्लैंक्स वाला वीडियो देख लीजिए, तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स हीट इन द रजिस्टर और हीट इन द रजिस्टर इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट 2। इसका आंसर क्या है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द रजिस्टर इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन कोई चीज़ चल रही है तो उसका मोशन कर रही है ना, गति कर रही है, तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का है, ये टकराती है। किससे टकराती है? उसके रास्ते में जो एटम्स आए, आयोन्स आए, मॉलिक्यूल्स आए, इससे टकराती है। टकराने से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में बदल जाती है, और यही हीट एनर्जी के कारण हमें वो चीज़ गर्म हुआ नजर आता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो ये जो डिक्रीज हुआ, वो जो जो एनर्जी कम हुई, वो एनर्जी ने अपना रूप बदल चुका है, और किस रूप में चली गई है? वो हीट एनर्जी में चली गई है। नेक्स्ट, सोराली हैज गॉट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन व्हाइल डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, आंसर हर क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशंस। Swirly observed that the light went away from the normal while traveling the denser medium to rarer medium. When Swirly increased the value of angle of incidence, the value of angle of reflection went on increasing. But at a certain angle of incidence, the light is returned into the denser medium. अब लाइट कभी भी कहाँ से जा रही है? डेंसर मीडियम से रेयर में। तो आपको मैं हिंट बताता हूँ बेटा, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो प्रश्न टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला होगा। ठीक है, चलिए, तो उस एंगल को क्या कहते हैं? उस सटन एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। और जब आई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। इसका ड्राइंग आपको देखना है तो पेज नंबर 78 टेक्स्ट बुक पे देख लीजिएगा। नेम दिस प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट इन डेंस मीडियम। जो लाइट जो डेंस मीडियम में वापस आ जाता है, अगर हम IC से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। और इसके प्रोसेस को समझाइए। एज लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, we increase I. If we increase I, then R will also increase. When R is equal to 90 degree, then that I is equal to critical angle. Um, when angle of incidence is greater than critical angle, all the light gets reflected back into the dense medium, and this is called as total internal reflection. ये इसका आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द करेक्ट रीजन फॉर ब्लिंकिंग ऑफ स्टार्स? स्टार्स ट्विंकलिंग होते हैं, टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में मौजूद गैसेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा बदल रहे हैं, इसके लिए हमको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट, ए का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, तो उसका हमने ले लिया। 11 का क्या होगा? 2,8,1, तो ये क्या हो गया? सोडियम। दूसरे का बी का एटॉमिक नंबर 20 है, तो 20 क्या हो गया? 2,8,10, वो क्या हो गया? कैल्शियम। इसमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? इसमें ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम होगा, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज भी देखा है, तो वहाँ पे पोसोलिका मतलब पोटेशियम पहले फिर सोडियम है, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल पोटेशियम है बेटा। हाँ, सोडियम नहीं लिख के आना, पोटेशियम है। और इधर कंपैरिजन में सोडियम है। सोडियम क्यों है? क्योंकि लास्ट में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम है ना, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स कम है। आगे, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl विद मेटल ए। HCl के साथ सोडियम का रिएक्शन क्या होगा? NaClH2, और उसको बैलेंस कर लेना है। अगर आपको बैलेंस का सीखना है तो बैलेंस का वीडियो आपको 4 पार्ट में मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो कार्बन का कितना होता है? 4 ना, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन का इधर एक, हाइड्रोजन का इधर एक, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर एक, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर, तो इन दोनों का ऐसा सर्कल बनेगा। इस तरह बस बना है, बहुत सिंपल सा ड्राइंग है बेटा। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इफ अ मास ऑफ प्लैनेट इज 8 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, ये आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 144 पे क्वेश्चन नंबर 5 में मिल जाएगा। अच्छा, एक बात को याद रखना, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और मून पे एस्केप वेलोसिटी है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये जो फॉर्मूला है, ये नील बोर का फॉर्मूला है 2n²। क्या? 2n², जहाँ पे n होता है ऑर्बिट की संख्या। व्हाट आर स्पेस एक्सपीडिशंस, एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो हम स्पेस शटल में बैठ के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते हैं, उसी का आंसर है, पेज नंबर 135 पे आपको मिल जाएगा। और इसकी ज़रूरत क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों, आपको पेज नंबर 144 पे मिल जाएगा। अब बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, सेम समय आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 15 का कर लीजिएगा। आगे, राइट डाउन व्हाट यू अंडरस्टूड। बच्चा देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था प्रैक्टिस पेपर 3 में, ठीक है, लेकिन वहाँ पूछा था इसमें से नॉन आयोनिक कंपाउंड कौन सा है। तो नॉन आयोनिक कंपाउंड इसमें कुछ भी नहीं था, एक्वस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी है ना, ये नॉन आयोनिक कंपाउंड है, बरोबर। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्वस है ना, तो पानी इसमें नॉन आयोनिक कंपाउंड यानी कोवेलेंट कंपाउंड है, बाकी सब इसमें आयोनिक कंपाउंड है। अब इन्होंने पूछा है कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि सिल्वर इसकी जगह चले जाएगा, ये इसकी सोडियम इसकी जगह चले जाएगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बाएं साइड वाले को रिएक्टेंट्स कहते हैं, दाएं बाजू वाले को प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और एरो है मतलब प्रेसिपिटेट, नीचे जम गया, AQ बोला तो एक्वस। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा है। ऑब्जर्व स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। हमको पता है एक कार्बन रहेगा तो मिथ आता है, 2 कार्बन रहेगा तो इथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रॉप, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट। नेक्स्ट, अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, उसमें 2 और माइनस किया तो ENE अल्कीन हो जाएगा, उसमें 2 और माइनस किया तो YNE वाइन अल्काइन हो जाएगा। तो इसको याद रखना है AEY, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, समझा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आई याद रखो। विच ऑफ द स्ट्रेट चेन कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम A एंड B सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कब बोलेंगे बेटा? जब सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड कब बोलेंगे? जब डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसमें देखिए सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड, A वाला सैचुरेटेड है और B वाला अनसैचुरेटेड, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। नेम दी स्ट्रेट चेन, इस स्ट्रेट चेन का इसका नाम क्या है? प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, इसका नाम क्या है? भी प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाले स्पेलिंग में A आना चाहिए, तो देखो ना ANE आ गया। डबल बॉन्ड वाले स्पेलिंग में ENE आना चाहिए, तो देखो ENE, तो प्रोपीन हो गया। राइट द केमिकल फॉर्मूला, इनका केमिकल फॉर्मूला लिखिए। कितना कार्बन? 3 कार्बन, कितना हाइड्रोजन? 8 C3H8, इसका कितना कार्बन? 3 कार्बन, कितना हाइड्रोजन? 6 C3H6, इसका फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ CH2 यूनिट, में CH2 यूनिट, जब भी आप CH2 यूनिट देखोगे तो बेटा ध्यान देना ऐसा होना चाहिए, जैसे ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए बेटा। तो इधर देखो 1 2 3, तो नंबर ऑफ CH2 यूनिट इसमें 3 है, इसमें 1 है, क्योंकि अब ये नहीं है बेटा, ये नहीं है, क्योंकि इसकी तरफ देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो 1 ही है। इसमें CH2 यूनिट 1 है, इसमें CH2 यूनिट 3 है। देखो यहाँ लिखा हुआ है आजू बाजू क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। आगे, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन इन द फिगर। अभी देखिए यहाँ पे मैग्नेट है और यहाँ पे बैटरी है और एक तार है।
अब तार में करंट जा रही है, तो हमको पता है जब तार में करंट जाती है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो तार में एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण तार के ऊपर एक बल महसूस होगा। तो इस विच रूल इज फाइंड आउट, इससे कौन सा रूल का पता चलता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करने के लिए हमें कौन सा नियम पता करना है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल से करंट पता करते हैं। ठीक है, इसको हमने प्रैक्टिस सेट पेपर 3 में किया हुआ है, इधर फादर, इधर मदर, इधर चाइल्ड। आगे, विच मशीन दिस प्रिंसिपल है कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिक मोटर में। ड्रॉ डायग्राम शोइंग वर्किंग ऑफ दैट मशीन, तो मोटर का आपको ड्राइंग बना देना है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का ड्राइंग कर लेना। अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। Study the following procedure and answer the questions below. Take 3 spheres of iron, copper and lead of equal mass. Put all the 3 spheres in boiling water in a beaker for some time. Take 3 spheres out of the water. Put them immediately on a thick slab of wax. Now the depth that each sphere goes into the which property of substance can be, इससे कौन सा पता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। बेटा आयरन, कॉपर, लीड को हमने सेम समय के लिए उतनी गर्मी में डाला, लेकिन सब अलग अलग तापमान, अलग अलग हीट एब्जॉर्ब करते हैं, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे किसी बच्चों को पढ़ाया जाए तो किसी को ज़्यादा समझता है, किसी को थोड़ा कम, किसी को उससे भी कम, ठीक उसी तरह यहाँ भी होता है। तीनों आयरन, कॉपर और लीड को एक ही तापमान पे गर्म किया गया है, एक ही माध्यम में भी, एक ही मीडियम में गर्म किया गया, इसके बावजूद भी वे एक तरीके गर्म नहीं होंगे। मतलब कोई ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा, कोई कम, और जो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा वो मोम में ज़्यादा अंदर तक जाएगा ना। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी इन मिनिमम वर्ड्स, और इन सबको अगर आपको स्टडी करना है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 3 में चले जाइए, और रूल ऑफ हीट एक्सचेंज के लिए आप पेज नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 8 थर्ड और फर्स्ट का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आगे, एक्सप्लेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स। कॉन्सेंट्रेशन फोर्स का ग्रेविटेशन बेस्ड सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, लीचिंग और फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। पाइनॉल किस में यूज होता है? फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ बोले तो झाग बनता है उसमें। और इस मेथड ऑफ कंसंट्रेशन के लिए आप क्या करो, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 109 का क्वेश्चन नंबर 5D का जो ड्यूरेशन है ना वो पढ़ लेना। आगे, रस्टिंग का, रस्ट कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोकेमिकल। कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोकेमिकल। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 45 क्वेश्चन, ये एक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट, इसमें 4 देखिए, 4 प्लस आ गया तो 4 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट, आयरन मैग्नेट और किसके साथ रिएक्ट करेंगे? वाटर के साथ, और वाटर के Fe2 प्लस Fe3 प्लस आयन बन जाएगा। Fe3 प्लस जंग है, जंग का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 H2O, सॉलिड रहेगा, Fe2O3 H2O। नेक्स्ट, अगर रस्टिंग आपको जंग बचाना तो क्या यूज़, आप एक्रेलिक पेंट यूज़ कर सकते हो, आप जिंक प्लेटिंग कर सकते हो, गैल्वनाइजेशन कहते हैं ना इसका, जिंक प्लेटिंग, गैल्वनाइजेशन आप कर सकते हो, एक्रेलिक पेंट, और फिर एनोडाइजिंग कर सकते हो आप, और एलॉइंग कर सकते हो। एलॉइंग मिक्स करते हैं ना, दो एलिमेंट, दो मिश्र धातु। नेक्स्ट, एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 8 2 12। इसकी वैलेंसी कितनी, लास्ट में कितना है? 2। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट्स, लास्ट में कितना है? 2, तो ग्रुप 2 हो गया। पीरियड क्या है? 3 ऑर्बिट है, इसके लिए पीरियड क्या हो गया? 3। ये किसको रिजेंबल करेगा? ये उसको रिजेंबल करेगा जिसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 7 है, 2 5 हो गया, इसका 2 2 हो गया, 18 का 2 8 8 हो गया, और 17 का 2 8 7 हो गया। तो लास्ट में 2 नहीं है इसका, इसमें भी लास्ट में 2 नहीं है, इसमें भी लास्ट में 2 नहीं है, तो इसके लास्ट में 2 है, तो ये दोनों सेम होंगे। कौन सा? इसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी, रिजेंबल यानी मिलती जुलती रहेगी। विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप हैज द अरेंजमेंट ऑफ लेंस शोन इन द फॉलोइंग, कौन सा माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कैसे पता चला? ये आगे का छोटा और पीछे का बड़ा है। अगर आगे का इधर बड़ा होगा और पीछे का छोटा होगा तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, बरोबर बेटा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लाइट कलेक्ट करना है ना, तो आगे का लेंस जो होगा काफ़ी बड़ा होगा। अभी ऑब्जेक्ट के सामने होता है, वस्तु के सामने ऑब्जेक्टिव लेंस, आंखों के सामने होता है आई पीस लेंस कहते हैं इसको। ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है, ठीक है। लेवल द फिगर करेक्टली, लेवल तो हमने कर दिया है। तो भैया कंपाउंड टेलीस्कोप और आपका रिफ्लेक्टिंग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अच्छे से कर लीजिएगा बेटा। राइट द वर्किंग ऑफ दिस टेलीस्कोप, तो देखो इसको नीचे सरल शब्दों में लिखा हुआ है। मैग्निफिकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू लेंस, दोनों लेंस के कंबाइनेशन से मैग्निफिकेशन मिलता है। द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनता है वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब बोथ द लेंस को एक मेटेलिक ट्यूब में फिट किया था जिससे हम डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इमेज और यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव लेंस और वस्तु यानी ऑब्जेक्ट के बीच में हम दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे, वेयर डज दिस माइक्रोस्कोप यूज? ए माइक्रोस्कोप ब्लड सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरिया देखने के लिए काम आता है। सजेस्ट अ वे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दिस माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप की अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो क्या करने का? आपको उस प्रकार का लेंस यूज करना है, जो सुटेबल फोकल लेंथ का एक लेंस यूज करना है, जिससे आपको इससे मतलब इसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी इस लेंस की। इस तरह हमारा पेपर 1 कंप्लीट होता है, प्रैक्टिस पेपर 1।
आप इतना अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए आपने इसी पेपर में देख लिया कि कुछ पेपर रिपीट हो रहा है प्रैक्टिस पेपर 3 के। ठीक है, तो इस वीडियो को इससे करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा ही, यानी एवरेज स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मतलब आपके इतने प्रश्न तो बन जाएंगे, जो भी आ रहे हैं आपके प्रश्न आने वाले, आपके प्रश्न लगभग आपको समझ में आएंगे, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।